हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसडी एजुकेशन पर। आज है 27 नवंबर 2024 और हम बात करने वाले हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें अगर आज की, तो आज का सबसे पहला प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संविधान दिवस कब मनाया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था और फिर 1950 को पूरे देश में इसे लागू किया गया था। बात करें इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, वो देश में लोगों को संविधान तथा संवैधानिक जो मूल्य है उनकी जानकारी देना है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? यानी खाद्य जनित भोजन संबंधी जो बीमारियां हैं उनको राष्ट्रीय आपदा किस देश ने घोषित किया हुआ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया, क्योंकि हाल ही में खाद्य विषाक्तता के मामलों में वृद्धि हुई है। यानी कि दक्षिण अफ्रीका में फूड पॉइजनिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो मामले हैं, वो भी हाल ही फिलहाल में अधिक मात्रा में देखे गए हैं, जिसमें दर्जनों बच्चे मारे गए और सैकड़ों अस्पताल में भी भर्ती हुई है। गौतेंग और क्वाजुलू नताल प्रांत है ये दक्षिण अफ्रीका का, यहाँ पर सबसे अधिक जो मामले हैं वो देखे गए हैं और कम से कम 22 बच्चों की मृत्यु हुई है। इसीलिए दक्षिण अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अमेरिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को विश्व शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। आप यह आर्टिकल में भी देख सकते हैं, पीएम मोदी रिसीव्स ग्लोबल पीस अवार्ड इन वाशिंगटन। डिटेल में अगर हम आगे बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी को वाशिंगटन एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और एक संगठन अमेरिका इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन ने मिलकर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। उन्हें यह जो पुरस्कार है वो समाज में शांति के लिए उनकी कोशिशों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए दिया गया है। बात करें AIAM यानी कि जो ये संगठन है वाशिंगटन डीसी का इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन का जो संगठन है, ये एक गैर सरकारी संस्था है और इसी के द्वारा ये दोनों मिल करके यानी एडवेंटिस्ट यूनिवर्सिटी और अमेरिकी इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन जो है ये मिल करके जो अवार्ड है इस अवार्ड को प्रदान करती है। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में स्कॉट बेसेंट को किस देश का वित्त मंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगेन USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्कॉट बेसेंट को वहाँ का यानी अमेरिका का वित्त मंत्री नियुक्त किया है। अगर डिटेल में हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं और ये अगले साल जनवरी में शपथ लेंगे और राष्ट्रपति पद पर ये हो जाएंगे। और बात करें तो इनके द्वारा यानी एलन मस्क ने वित्त मंत्री के रूप में हावर्ड लुटनिक का नाम सुझाया था। यानी एलन मस्क ने बताया था कि जो हावर्ड लुटनिक है इनको वित्त मंत्री बनाया जाए, लेकिन उन्हें ना बना करके हेज फंड के जो दिग्गज हैं स्कॉट बेसेंट, इनको इस विभाग के लिए यानी कि वित्त मंत्री के लिए चुना गया है। उन्होंने एलेक्स वॉन्ग को प्रधान उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और डॉक्टर सेबेस्टियन गोरका को आतंकवादी रोधी के लिए वरिष्ठ निदेशक भी नियुक्त किया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो कि अमेरिका में भी हाल ही फिलहाल में की गई है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, अभी हाल ही में ये लिस्ट जारी हुई है। वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 की लिस्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। डिटेल में बात करें तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यानी CCPI
2025 रिपोर्ट में भारत को 10वां या 10th पोजीशन मिली हुई है। इसके जो प्रकाशक है वो प्रकाशक है जर्मन वॉच। और अगर हम बात करें न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। इसमें 63 देश तथा यूरोपीय संघ शामिल है जो 90% वैश्विक उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। आगे अगर हम डिटेल में बात करें तो ऊपर के जो 3 रैंक हैं यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये तीनों खाली है, ये तीनों नहीं है इस पोजीशन पर, कोई भी देश इस पोजीशन पर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्राइटेरिया होना चाहिए टॉप फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में आने के लिए, वो क्राइटेरिया कोई भी देश हासिल नहीं कर पा रहा है। इसलिए पहले, दूसरे और तीसरे जो रैंक है इसको खाली छोड़ा गया है। सीधे 4th रैंक पर है डेनमार्क, 5th पर है नीदरलैंड, 6 पर है यूके, 7th पर है फिलीपींस, 8 पर है मोरक्को, 9th पर है नॉर्वे और 10th पर है इंडिया तथा 11th पर है स्वीडन। बात करें इंडिया की रैंक, जो कि पिछले वर्ष में कौन कौन सी रैंकों पर इंडिया रहा है, तो अभी जो 2024 की लिस्ट जारी हुई है इसमें भारत 10वीं रैंक पर है। 2023 यानी इससे पहले वाले पिछले वर्ष की जो रिपोर्ट थी उसमें 7वें नंबर पर था, 2022 में 8वें नंबर पर था, 2021 में 10वें नंबर पर था और 2020 में भी 10वें नंबर पर ही था। आगे और भी ईयर्स की दी हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 104वां जो पूर्ण सदस्य है वो बना हुआ है, यानी 104वां जो सदस्य है वो कौन बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का? तो आर्मेनिया, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आर्मेनिया जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। आप आर्टिकल में भी देख सकते हैं, आर्मेनिया बिकम्स 104th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि ISA का 104वां जो देश है वो बन गया है आर्मेनिया। डिटेल में अगर इसके बारे में हम बात करें तो हाल ही में आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना। 21 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का यह 104वां पूर्ण सदस्य बनने की इसकी घोषणा कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो 7वां सत्र है वो 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें जो ये आयोजन किया गया उसमें भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जाम्स में इसके पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से इसको याद रखिए। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अडानी के साथ बिजली एयरपोर्ट जो डील है वो रद्द कर दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केन्या देश ने अडानी के साथ में बिजली और एयरपोर्ट के लिए एक डील की हुई थी जो कि हाल ही फिलहाल में अभी वो रद्द कर दी गई है। डिटेल में इसके बारे में बात करें, एक और झटका लगा है अडानी को। और बात करें तो केन्या सरकार ने 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के साथ किए गए जो सभी डील हैं उनको रद्द करने की घोषणा कर दी है। इसमें बिजली ट्रांसमिशन और एयरपोर्ट विस्तार जैसे बड़े प्रोजेक्ट शामिल थे। और ये जो दोनों डील थी यानी कि बिजली वाली और एयरपोर्ट वाली, ये 21,422 करोड़ रुपए की ये डील थी जो कि हाल ही फिलहाल में रद्द कर दी गई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भारतीय उद्योगपति जो गौतम अडानी है, इनके समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद केन्या सरकार ने यह फैसला लिया और इनके साथ जो 2 डील हैं उन दोनों डील को हाल ही फिलहाल में रद्द कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईडन गार्डन्स में किस दिग्गज क्रिकेटर के नाम पर एक स्टैंड होगा? यानी ईडन गार्डन का जो मैदान है, क्रिकेट पिच है, वहाँ पर कौन से दिग्गज क्रिकेटर हैं जिनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है? तो ए ऑप्शन है विराट कोहली, बी ऑप्शन है स्मृति मंधाना, सी ऑप्शन है झूलन गोस्वामी और डी ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी झूलन गोस्वामी के नाम पर ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। आगे बढ़िए और अगर डिटेल में हम बात करें तो कोलकाता के प्रतिष्ठित ईडन गार्डन्स स्टेडियम में पूर्व दिग्गज भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा।
कोलकाता का यह प्रतिष्ठित जो ईडन गार्डन स्टेडियम है, इसमें एक जो स्टैंड होगा वहाँ का जो नाम है, उस स्टैंड का जो नाम है वो झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा। 21 नवंबर को बंगाल क्रिकेट संघ यानी CAB क्रिकेट बोर्ड ऑफ कह सकते हैं क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने इसकी घोषणा की हुई है। और CAB यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने ब्लॉक बी गैलरी का नाम बदलने का जो फैसला है वो लिया हुआ है, यानी कि जो एक स्टैंड है वहाँ की जो ब्लॉक बी गैलरी है उसका नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच कहाँ शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मैच शुरू हुआ है। डिटेल में अगर हम बात करें तो हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो पहला मैच है वो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शुरू हुआ है। कब? 22 नवंबर 2024 को ये शुरू हुआ। टीम इंडिया ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया और मैच की पहली पारी में भारतीय टीम ने 150 रन पर ऑल आउट हो गई थी। यह जो मैच है वो पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, और पर्थ में ऑप्टस जो स्टेडियम है वहाँ पर ये खेला जा रहा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो पहला टेस्ट था वो 28 नवंबर 1947 को खेला गया था और 1996 तक दोनों देशों के बीच कुल 50 टेस्ट खेले गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ती है। अगला नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत का नया CAG यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी संजय मूर्ति को भारत का नया कैग नियुक्त किया गया है। डिटेल में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार ने सीनियर IAS ऑफिसर के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से जानते हैं, ये नियुक्त किया है। वे भारत के मौजूदा कैग जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, इनकी जगह लेने वाले हैं, यानी इससे पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे इस पद पर और अब उनकी जगह पर संजय मूर्ति को नियुक्त किया गया है। जो गिरीश चंद्र मुर्मू है ये अगस्त 2020 में CAG नियुक्त किए गए थे, यानी कि इनको अगस्त 2020 में कैग इनको नियुक्त किया गया था। संजय मूर्ति 1989 बैच के हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर है। बात करें अगर कैग की तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग का प्रावधान है और यह करता क्या है, तो यह केंद्र व राज्य सरकार के जो भी विभाग हैं उनसे संबंधित जो विभाग है उनके आय और व्यय का ये जो ब्यौरा है वो रखता है, ये लिखित ब्यौरा रखता है। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर सारे क्वेश्चन पसंद आते हैं, अगर ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।